शोध प्रविधि की श्रृंखला में हम लोग जानेंगे शोधार्थी की विशेषताएं और शोध निदेशक की विशेषताएं। तो पहले देखते हैं शोधार्थी की विशेषताएं। किसी सुव्यवस्थित शोध के लिए शोधार्थी में कुछ खास विशिष्टताओं की अपेक्षा की जाती है। इन वैशिष्ट्यों के बिना अपेक्षित परिणाम की संभावनाएं जाती रहती हैं। किसी शोधकर्मी के व्यक्तिक, बौद्धिक, व्यवहारिक, अध्यावसायिक विशिष्टता, विलक्षण वैज्ञानिक दृष्टि एवं देश काल पात्र के अनुसार अपने व्यवहार आदि में समुचित संतुलन लाए बिना लक्षित उद्देश्य तक पहुंचना संदिग्ध रहता है। मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व, स्वस्थ शरीर और मन, अध्यवसाय, साधनशीलता एवं सहनशीलता ऐसे शारीरिक व व्यक्तिक गुण हैं जिसके अभाव में शोधार्थी को कदम कदम पर परेशानी हो सकती है। रचनात्मक कल्पना शक्ति, विलक्षण तर्क शक्ति, शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता, विचारों की स्पष्टता, बौद्धिक ईमानदारी जैसे बौद्धिक वैशिष्ट्य के बूते ही कोई शोधार्थी अपने शोध को लक्षित परिणति तक पहुंचा पाता है। ज्ञान, प्रशिक्षण तथा अनुभव की परिपक्वता शोधार्थी को देश काल पात्र के बोध में परिपूर्ण करता है। व्यवहार कुशलता, आत्मनियंत्रण, चर्चा प्रसंग आदि में सतर्कता एवं चातुर्य, वाक्य चातुर्य, भावावेग में संतुलन आदि व्यवहार परक गुणों के कारण शोधार्थी अपने शोध हेतु तथ्य संग्रह के मार्ग सहज कर लेते हैं। कोई उनके व्यवहार से दुखी नहीं होता। इस तरह का आचरण उन्हें आत्मविवेक की श्रेष्ठता भी देता है। शोध केंद्र अथवा अध्ययन केंद्र पर संचालित शोधार्थी की दिनचर्या उसकी व्यवहार कुशलता से ही रेखांकित होती है। एक संस्था के रूप में किसी अध्ययन केंद्र का इस्तेमाल करते हुए कोई शोधार्थी अध्ययन की जैसी पद्धति अपनाता है, ग्रंथों, संदर्भों, आंकड़ों, उपकरणों, संयंत्रों, प्रविधियों का जिस तरह उपयोग करता है, वह संबद्ध संस्था संचालक की दृष्टि में नीति सम्मत है या नहीं, यह उसकी व्यवहार कुशलता से निर्देशित होगा। इसके अलावा एक सफल शोध के लिए साधन संपन्नता और संगठनात्मक क्षमता भी आवश्यक है। निर्धारित विषय में रुचि, शोध विषयक बोध, लक्ष्यपरक एकाग्रता जैसे गुण शोधार्थी के अध्याय विषयक गुण हैं। निर्धारित विषय में रुचि, शोध विषयक बोध, लक्ष्यपरक एकाग्रता जैसे गुण शोधार्थी के अध्याय विषयक गुण हैं। इस गुण की कमतरी पूरे शोध के सारे आयासों पर पानी फेर देगी। विषय में रुचि और पहले की उसकी गंभीरता की समझ ना हो तो निश्चय ही उस शोध की लगनशीलता कलंकित होगी। फलस्वरूप शोध खाना पूर्ति तक सीमित हो जाएगा। इसके साथ साथ शोधार्थी को धुन का पक्का होना चाहिए। अथक परिश्रम, संकोच विहीन उद्यमशीलता, एकनिष्ठ लगन से शोध की निरंतरता में तल्लीन रहना, अनवरत पर्यवेक्षक से संगति बनाए रखना, निर्बाध निर्देशों प्राप्त करते रहना, ये सब कुछ ऐसे वैशिष्ट्य हैं जो हर शोध को सामान्य त्रुटियों से सहज ही मुक्त कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शोध पर्यवेक्षक की विशेषताएं, जिनको हम गाइड कहते हैं। सारे संसाधनों और शोधार्थी के नैतिक समर्पण के बावजूद किसी शोध की सार्थकता सहज ही खंडित हो सकती है यदि शोध पर्यवेक्षक का उदार और विवेक सम्मत समर्थन ना मिले। इसलिए शोध के दौरान शोध पर्यवेक्षक में भी कुछ खास विशेषताएं होती है। अपेक्षा की जाती है कि एक श्रेष्ठ शोध पर्यवेक्षक में निम्नलिखित क्षमता हो और वे अपने दायित्वों का नैतिक निर्वहन करें। वे शोधार्थी को अकादमिक स्वाधीनता देकर उसकी मुक्त सोच का समर्थन करें। वे शोधार्थी की शैक्षिक योग्यताओं की पहचान ठीक करें। शोध कार्य और शोध निर्देशक का उन्होंने पर्याप्त अनुभव हो। शोधार्थी में शोध वृत्ति विकसित करने की उनमें क्षमता हो।
वे कर्मठ, धैर्यशील, सहिष्णु, तटस्थ, विचारशील और स्पष्ट मत के हों। उनकी प्रवृत्ति प्रेरक और उत्साहवर्धक हो। शोध विषयक क्रमिक प्रगति से उनका परिचय हो। शोध कार्य के संस्थानिक नियमों से वे परिचित हों। 20वीं-21वीं सदी में आकर दुनिया भर में, खासकर यूरोप और अमेरिका में, शोधार्थी और शोध पर्यवेक्षक के बीच लेजे फेयर की स्थिति आ गई थी। लेजे फेयर 18वीं सदी के फ्रांस के उदारवादियों द्वारा समर्थित एक चर्चित सिद्धांत है जो मूलतः वहाँ की अर्थव्यवस्था से संबद्ध है। मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार लेजे फेयर नेतृत्व वस्तुतः रुचि एवं क्रिया की व्यक्तिक स्वाधीनता के साथ मतदान द्वारा निर्धारित एक व्यवस्था या प्रथा है जो स्वायत्तता की हिमायत करती है। उनकी राय में स्वशासन शैली व्यक्तियों, समूहों या दलों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। वैसे इस पृथक नेतृत्व शैली के आलोचकों की राय थी कि अधीनस्थों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपना जोखिम भरा काम होगा। समूहों और दलों को दूरगामी रणनीतिक निर्णय लेने की आज़ादी भले ना हो, पर लेजे फेयर नेतृत्व, जिसे हस्तक्षेप मुक्त नेतृत्व भी कह सकते हैं, व्यक्तियों या दलों को अपने काम पूरा करने की विधि तय करने की छूट देता है। कार्य करने की स्वाधीनता की धारणा से संबद्ध इस मुहावरे का अभिप्राय फ्रांस में की आर्थिक गतिविधियों में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप था। औद्योगिक पूंजीवाद के समर्थक और उत्पादन व्यवस्था में इस नारे से क्रांति आ गई थी। कहते हैं कि यह नारा 1680 में अपने ही देश के व्यापारियों के साथ फ्रांसीसी वित्त मंत्री जीन वेपटिस्ट कोलबार्ट की बैठक का नतीजा था, जिसमें उत्पादन व्यवस्था में निरंतर बढ़ती स्पर्धा से जूझ रहे व्यापारी सरकारी हस्तक्षेप के बाध्यकारी नियमों से परेशान होकर एमिली जेनरी के नेतृत्व में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। यह जुमला व्यापारियों के ने तभी कहा था, इसका आशा है हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, अपना काम करने दें। बाद में इस सिद्धांत को ब्रितानी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने लोकप्रिय बनाया। सामान्य स्थिति में भारतीय भाषाओं में क्रियाशील शोधार्थियों के प्रसंग में ऐसी स्थिति की कामना सोचकर भी नहीं की जा सकती। कुछ विलक्षण कौशल और लगन वाले शोधार्थियों की स्थिति में यह ठीक भी हो जा सकती थी। फिर भी लड़कपन की अनुभवहीनता उन्हें दिग्भ्रांत न कर दे, इसलिए शोध पर्यवेक्षक का यह दायित्व है कि वह शोधार्थियों में शोध के अनिवार्य दृष्टिकोण विकसित करें। शोध के विषय के चयन के पहले उसकी सार्थकता पर गंभीरता से गौर करें और शोधार्थी को उसके लाभ हानि के बारे में सचेत करते रहें। शोध पर्यवेक्षक इस पर भी सतर्क नज़र रखें कि शोधार्थी में विषय को लेकर अपेक्षित रुचि, निरंतरता और सक्रियता है या नहीं, क्योंकि उसके बिना वह विषय के सम्यक अनुशीलन में सक्षम नहीं होगा। शोध कार्य को पूरा करवाने में शोध पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बात करते हैं हम लोग शोध निबंध की। हर शोधार्थी को बेहतर शोध निबंध लिखने के कौशल से अवगत रहना चाहिए। गहन शोध और प्रचुर तथ्य संग्रह मात्र से बेहतर शोध निबंध लिखे जाने की सुनिश्चित नहीं हो जाती। कौशल भी बड़े काम की होती है। हर शोधार्थी को सर्वप्रथम अपने शोध निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। शोध निबंध लिखते हुए शोध निबंध लेखन हेतु रूपरेखा एक ऐसा उपक्रम है जो शोधार्थी को तांगे में जुते घोड़े की तरह एक किस्म से बांध देता है। व्याख्या देते हुए उसे इधर उधर भटकने बहकने की छूट नहीं देता। यह रूपरेखा किसी भवन निर्माण के वास्तुशिल्प, जिसको अंग्रेजी में आर्किटेक्चर की तरह होता है कहते हैं, की तरह होता है, और इसे तैयार करते समय शोधार्थी एक वास्तुशिल्पी आर्किटेक्ट की भूमिका में होता है। भवन निर्माण की संरचना तैयार करते हुए जिस तरह कोई वास्तुशिल्पी भवन के भौतिक, स्थानिक, धार्मिक, शास्त्रीय, संसाधनपरक, भोगपरक संभावनाओं के लिए चिंतित रहता है, भवन के मजबूत, हवादार, प्रकाशमय, भूकंप निरोधी, आंधी तूफान बारिश झेलने की क्षमता से युक्त होने की सारी योजनाएं पहले से तय कर लेता है,
शोधार्थी को भी अपने शोध निबंध की स्तरीयता के लिए एक परिपूर्ण रूपरेखा तैयार करनी होती है। तैयार रूपरेखा के अनुसरण में लिखा गया निबंध सर्वथा रुचिपूर्ण, फलदायी और प्रभावी होता है। रूपरेखा तैयार करते समय शोधार्थी को निबंध के मुख्य 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होता है। शीर्षक, पहला शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा मुख्य भाग, चौथा निष्कर्ष और पांचवा संदर्भ सूची। शोधार्थी चाहे तो संबद्ध स्रोत, संकलित तथ्य, तथ्यान्वेषण, प्रश्नों का समाधान आदि उपशीर्षकों के साथ अलग अलग विचार कर सकते हैं अथवा ऐसे उपशीर्षक ना भी बनाए जाएं, पर इन बिंदुओं पर विचार अवश्य हो। शोधार्थी बहुधा इन विषयों पर निबंध के मुख्य भाग में बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शीर्षक पर। शोध निबंध का शीर्षक निर्धारित करते समय शोधार्थी को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। लक्षित विषय वस्तु को संपूर्ण ध्वनि के साथ मुखर करने वाले सही शीर्षक का चुनाव बहुत जटिल होता है। इसके लिए नपे तुले बोधपूर्ण पदबंधों के प्रयोग में बड़े कौशल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक यथासंभव रोचक, आकर्षक हो और शोध निबंध के उद्देश्य को भलीभांति स्पष्ट करे। शीर्षक बहुत लंबी ना हो, वरना वह आकर्षक नहीं होगा। इतना छोटा भी ना हो कि वह अपना लक्ष्य संप्रेषित ना कर पाए। आकर्षण और संप्रेषण का संतुलन ही शोधार्थी के कौशल की कसौटी होगी। शीर्षक से किसी तरह की भ्रांति तो किसी सूरत में ना उपजे। शोधार्थी की जरा सी चूक पूरे निबंध की प्रयोजनीयता कलंकित कर देगी। शीर्षक निर्धारण के समय लक्षित शोध प्रश्नों की अर्थ ध्वनियों के समावेशन का ध्यान यथासंभव रखा जाना चाहिए। शीर्षक के बाद बारी आती है प्रस्तावना की। शोध निबंध का प्रस्तावना खंड किंचित विवरणात्मक होता है। ज्ञानोन्मुख चिंतन की दृष्टि से लक्षित विषय प्रसंग में शोधार्थी की प्रश्नाकुलता जिस कारण बढ़ी है, जिस कोटि के अनुशीलन के अभाव में वह क्षेत्र अपूर्ण लगता है, या कि जिन प्रसंगों का उल्लेख ना होने के कारण ज्ञान के क्षेत्र में अथवा सामाजिक जीवन व्यवस्था में कोई क्षति हो रही है, शोधार्थियों को तर्कपूर्ण व्याख्या के साथ उन सभी समस्याओं को अपने निबंध के प्रस्तावना खंड में स्पष्टता से रेखांकित करना चाहिए। प्रस्तावना खंड में शोध के विषय की संक्षिप्त सूचना होनी चाहिए। यह अंश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। विषय प्रवेश की चर्चा करने के क्रम में बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे कि विषय प्रसंग, परिचय, प्रयोजनीयता, शोध विषयक प्रश्न या की जिज्ञासा आदि का खुलासा यही होता है। इसलिए संक्षेप के चक्कर में यह इतना छोटा भी ना हो जाए कि बात ही स्पष्ट ना हो। प्रस्तावना खंड किसी शोध निबंध का प्रारंभिक अंश होता है, इसलिए इसकी रोचकता बरकरार रहनी चाहिए। रोचकता खंडित होने पर कोई अध्येता इसके विषय प्रसंग में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। लक्षित विषय पर पूर्व में हो चुके कार्यों की जानकारी प्रस्तावना खंड में ही दे देनी होती है। विषय से संबंध आवश्यक और समुचित स्थान, काल, पात्र, समाज व्यवस्था, संस्कृति की जानकारी भी इसी भाग में दी जाती है। विषय जैसा भी हो, पर उस विषय की प्रस्तावना निश्चय ही ऐसी होनी चाहिए जिसके भावकों का विषय प्रवेश अत्यंत सुगम हो जाए, जिससे भावकों का विषय प्रवेश अत्यंत सुगम हो जाना चाहिए। शोध प्रसंग की प्रकल्पना, जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, का उल्लेख प्रस्तावना खंड में होना चाहिए। इस खंड में निबंध के अगले अंशों में होने वाले विचार विमर्श का भी संकेत होना चाहिए। प्रस्तावना के बाद शोध का मुख्य भाग की बारी आती है। शोध निबंध का मुख्य भाग नामानुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रस्तावित विषय वस्तु की सम्यक व्याख्या होती है। यह भाग कई उपशीर्षकों में बटा होता है। सभी उपशीर्षक विषय प्रसंग के अनुकूल आरेखित होते हैं। संबद्ध स्रोतों से संकलित तथ्यों का बोधपूर्ण अन्वेषण, अनुशीलन इस खंड में महत्वपूर्ण होता है। सभी उपशीर्षक विषय वस्तु की मूल समस्या और बुनियादी सवालों के हल की तलाश में अग्रसर होते हैं। इस खंड में विवरणों, विश्लेषणों, उद्धरणों, चित्रों, आरेखों, तालिकाओं आदि से परहेज नहीं होता। कारण सभी प्रश्नों, सभी समस्याओं का समाधान यही होना होता है।
पर इस बात का ध्यान सदैव रखा जाता है कि निरर्थक विस्तार, अवांछित उद्धरण, अनुपयुक्त विवरण, भ्रामक विश्लेषण की ओर कदम ना बढ़े। नैतिक एवं तथ्यपरक विश्लेषण के साथ सभी ज्वलंत प्रश्नों का हल निकालते हुए अंत में किसी निरक्षीर विवेकी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और इस मुख्य भाग के बाद बारी आती है निष्कर्ष की। निबंध के निष्कर्ष खंड में पूरे शोध का सार लिखा जाता है। शोध प्रश्नों के स्पष्ट समाधान का यहाँ विधिवत उल्लेख होता है। शोध निबंध का शीर्षक पूरी तरह मुख्य भाग में किए गए अनुशीलन, विश्लेषण, व्याख्या पर आधारित होता है। मूर्त, दीप्त, संक्षिप्त होना इस खंड की अनिवार्य शर्त है। उल्लिखित वैशिष्ट्य हो तो कोई आलेख स्वमेव संप्रेषणीयता और प्रभावोत्पादक हो जाए। और इस निष्कर्ष के बाद बारी आती है संदर्भ सूची की। संदर्भ सूची किसी शोध निबंध का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण खंड होता है। इस खंड में निबंध लेखन के दौरान उपयोग में लाई गई सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, अप्रकाशित पांडुलिपियों, शोध लेखों का विवरण दिया जाता है। इस सूची का महत्व 2 कारणों से अहम है। पहला तो अध्येताओं को अपने शोध साक्ष्यों की प्रामाणिकता देने की दृष्टि से, तथा दूसरा प्राप्त सहयोग हेतु व्यवहारिक ज्ञान के कर्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की दृष्टि से। इस सूची में लेखक, पुस्तक, शोध के नाम के साथ वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, स्थान तथा पृष्ठ संख्या का यथासंभव उल्लेख होना चाहिए। तिथि एवं समय सहित उपयोग किए गए वेबसाइटों का भी पूरे लिंक के साथ संदर्भ सूची में होना चाहिए। अब एक अंतिम बिंदु पर बात कर लेते हैं। शोध प्रविधि के अंतिम बिंदु, शोध और आलोचना पर। शोध और आलोचना में कुछ साम्यता है तो कुछ वैषम्य भी है। इसी साम्य और वैषम्य पर बात करेंगे हम लोग। उल्लेखनीय है कि शोध और आलोचना एक बात नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से दोनों में तात्विक भेद है, पर गुणात्मक रूप से दोनों की कई विशेषताओं में साम्य भी है। पहले साम्य पर बात कर ले। शोध और आलोचना साहित्य के अनुशीलन की 2 अलग अलग विधियां हैं। दोनों की कार्य पद्धति भिन्न है, फिर भी अपनी क्रिया में दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं। शोध और आलोचना दोनों का उद्देश्य साहित्य को समाज के प्रति उसकी समस्त उपयोगिता के रूप में विश्लेषित करना होता है। आलोचना किसी रचना के जीवन अनुभवों का उद्घाटन करती है। शोध इन जीवन अनुभवों को तथ्य के रूप में पकड़ता है और उनके अनुशीलन द्वारा आलोचना के मर्म को उद्घाटित करता है। आलोचना किसी कृति पर मत देते हुए रचना के शिल्प, स्वरूप, प्रवृत्ति के मान्यता देने वाले बिंदुओं को खोजती है। इससे शोध को गति मिलती है। जिस प्रकार कोई रचना किसी आलोचना का कारण बनती है और आलोचना किसी रचना को महत्व देने का माध्यम, ठीक उसी प्रकार आलोचना से शोध को दिशा मिलती है एवं शोध से आलोचना को दृष्टि। शोध में तथ्यानुसरण तथा दृष्टिकोण अन्वेषणात्मक होता है। आलोचना में आत्मपरकता के कारण अभिव्यक्ति कौशल की प्रधानता होती है। उल्लेख्य है कि आत्मपरकता के बावजूद आलोचना में आलोचक एकदम से आत्ममुख ही नहीं होते। वस्तुबोध के मद्देनज़र उससे शोधार्थी जैसे तटस्थता की आशा की जाती है। सत्य है कि शोध की प्रक्रिया अनुशासनबद्ध होती है। आलोचना में वैसी कठोरता नहीं होती। वस्तुबोध के मद्देनज़र वैसी कठोरता नहीं होती। फिर भी शोध और आलोचना दोनों में विवेचन, कार्य कारण सूत्र के अन्वेषण और अर्थोद्घाटन की समानता रहती है। ज्ञान विज्ञान की हर शाखा में इन दोनों से अर्थात शोध और आलोचना से
अपेक्षा रहती है कि अनुशीलन की दोनों पद्धतियों में रचना का समुचित मूल्यांकन हो और उसका महत्व प्रतिपादित हो। शोध की सीमाओं के पार चले जाने के वाले कार्य को भी आलोचना पूरा करती। अब बात करते हैं इसके वैषम्य पर। पाठकों में बेहतर साहित्य के प्रति गंभीर रुचि उत्पन्न करना आलोचना का दायित्व माना जाता है, जबकि शोध की स्थिति में यह दायित्व नहीं माना जाता। प्राप्त जानकारी की पुष्टि या पुरानी जानकारी के नए विवेचन से कोई नई स्थापना करना शोध का मूल उद्देश्य होता है। आलोचना से ऐसी अपेक्षा अनिवार्य नहीं होती। शोध के नए सुनिश्चित वैज्ञानिक कार्यविधि की अनुशासनबद्धता अनिवार्य होती है, जो आलोचना के लिए लागू नहीं होती। शोध मूलतः तथ्याश्रित होता है। आलोचना में तथ्यान्वेषण की प्रधानता नहीं रहती। शोध हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, पर आलोचना व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकती है। शोध का संबंध रचना के रहस्य तंत्र से होता है, जबकि आलोचना का रचना के मर्मोद्घाटन से। शोध का विषय परिकल्पित होता है, जबकि आलोचना का विषय ज्ञात और स्पष्ट। शोधार्थी के पास कोई पूर्व नियोजित मानदंड नहीं होते, पर आलोचक के पास प्रायः होते हैं। शोधार्थी की भाषा तथ्यों के अनुरूप होती है, पर आलोचक की भाषा भावावेश में ही हो सकती है। शोधार्थी किसी पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह को नहीं अपना सकता, जबकि आलोचक इस बंधन से मुक्त है। और इसके साथ ही शोध प्रविधि की यह भाग समाप्त होता है। शोध प्रविधि यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।